अच्छा, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो न्यूनेटल मैकेनिकल वेंटिलेशन से है। ठीक है। ऑलरेडी हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन डिस्कस भी किया हुआ है, और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि कौन कौन से मोड्स होते हैं। हमने दो तरह के मोड्स पढ़े हैं, प्रेशर वेंटिलेशन और दूसरा है वॉल्यूम वेंटिलेशन। फिर उसके अलावा हमने डुअल मोड्स भी पढ़े हैं। डुअल मोड्स में हमारे पास जो है ना बहुत सारे ऐसे मोड्स हैं जो एज ए डुअल काम करते हैं ना। जिस तरह से प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, तो वो हम डुअल मोड्स भी यूज करते हैं। तो जितने भी ये सारे मोड्स हैं ना, इसको हम न्यूनेटल में भी यूज करते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ यूज करते हैं। उसके कुछ सेटिंग्स वगैरह, पैरामीटर्स वगैरह चेंज होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बेसिक डिफिनीशन की तरफ आ जाए ना, सो पर्पस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन हमारे पास क्या होता है कि हम रिक्रूट करें, मेंटेन करें लंग वॉल्यूम को, इंप्रूव करें गैस एक्सचेंज को, एंड असिस्ट इन ओवरकमिंग द एयरवे रेजिस्टेंस एंड वर्क ऑफ ब्रीथिंग। ये अगर आपके पास एडल्ट है, या आपके पास न्यूनेट है, या पीडियाट्रिक है, या इन्फेंट है, या जो भी है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने यही काम करना है कि पर्पस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कुछ दो तरह के जो है ना हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। आप इसमें सीपैप भी यूज करते हैं, बाईपैप भी यूज करते हो, एनआईवी भी यूज करते हैं। एनआईवी से क्या मतलब हुआ कि वो वाले एनआईवी जो आप लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल करने के लिए, या बाईपैप जो आप लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के लिए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन भी यूज होती है न्यूनेट्स में। अब वो कौन कौन से होंगे वो अब आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया नहीं है। जिस तरह से हम एडल्ट के लिए कहते हैं ना कि आपके पास जीसीएस लो होगा, और इसी तरह से और बहुत सारे क्राइटेरियाज हमने डिफाइन किए हुए हैं, तो वो क्राइटेरियाज इसमें यहाँ पे डिफाइन नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है। आपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पे और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस पे जो है ना डिसाइड करना है। इसके अलावा कुछ स्कोर वगैरह है, जैसे कि एबगार स्कोर है। ठीक है। सो एबगार स्कोर के जरिए जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ मैं इन्वेसिव वेंटिलेशन की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन क्या है कि आपके पास अगर लेट से कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, या कोई कॉम्प्लिकेशन का खदशा है, ठीक है, सो आप अर्ली इंटरवेंशन करें। अर्ली इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि अगर आपने मास्क लगाना है, ठीक है, या आपने कोई एनआईवी पे स्विच करना है, या आपने अगर इन्वेजिव पे स्विच करना है, तो आप जल्दी से डिसाइड कर लें। क्योंकि पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटल्स में सबसे बड़ा ये इशू होता है ना कि उसमें ड्रास्टिकल चेंजेस आते हैं। सो आपने अगर प्रेफरेंस देनी है ना, तो अर्ली इंटरवेंशन पे आप प्रेफरेंस दें। प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, देखें जितनी भी क्लिनिकल मैनेजमेंट होगी ना वो आपके बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस हो। ठीक है। प्रेफरेंस दैट ऑन लार्ज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टेस्ट रिसर्चेस हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं कि अभी इस यूनिट में मैंने क्या डिसीजन लेना है अगर मैंने मैकेनिकल वेंटिलेशन पे इस पेशेंट को डालना है। अच्छा, सो फिर इसमें पेशेंट ग्रुप की कुछ डिफिनेशंस है। ठीक है। फॉर क्लिनिकल पर्पसेस एन यूनिट इज डिफाइंड एज एनी इन्फेंट यंगर देन 44 वीक, एंड पीडियाट्रिक इंक्लूड पेशेंट्स बियॉन्ड द एज अप टू द एडोलेसेंट। जब आपके पास 44 वीक से कम होगा तो ये आपके पास किस चीज में आएगा, ये आपके पास न्यूनेट में आएगा। और अगर इससे अबव है तो टुवर्ड्स द एडोलेसेंट्स, ये आपके पास किस चीज में आएगा, ये कैटेगरी ऑफ द पीडियाट्रिक्स में आएगा। ठीक है। रिक्वायर्ड क्लिनिकल नॉलेज क्या है कि क्लिनिकल मस्ट अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज, द ऑपरेशन, द लिमिटेशन ऑफ द वेंटिलेटरी डिवाइसेस, एंड हाउ टू इंटरप्रेट फिजिकल लैब एंड रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूनेटल्स में एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है। Individualized approach. Treatment often needs to be individualized because of anatomical structure, size, and disease severity varying widely between the patient. इसमें आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपका जो ट्रीटमेंट है ना वो इंडिविजुअली चेंज होगा। अगर एक पेशेंट में कुछ एक कंडीशन है तो उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी साइज की वजह से, उसकी वेट की वजह से आप अपने ट्रीटमेंट में चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है। सो आपका अप्रोच जो होगा वो इंडिविजुअल बेस्ड होगा, हर एक बंदे के लिए अलग अलग आप सपोर्ट करेंगे, अलग अलग अप्रोच करेंगे। अच्छा, रिकॉग्नाइजिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, फिर इसमें आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने रेस्पिरेटरी फेलियर को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। कि आपके पास इनएबिलिटी ऑफ गैस एक्सचेंज तो नहीं है, या ये आपके पास एक्यूट है, ऑन द टाइम ऑफ बर्थ है, आफ्टर एन इवेंट है, या क्रॉनिक है, या डिस्प्लेसिया, जितनी भी ये कंडीशन है ये आपने फिर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। वल्नरेबिलिटी टू रैपिड डिटोरिएशन, अब हमने ये डिस्कस किया ना
कि आपके पास जो न्यूनेट्स होते हैं ना, न्यूनेट्स में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सडन चेंजेस आते हैं। ठीक है। सो ये जो रैपिड डिटोरिएशन हो रही है ना, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास जो लंग्स है वो स्मॉलर, ड्यू टू स्मॉलर लंग्स, हायर एयरवे रेजिस्टेंस है, लोअर कंप्लायंस होती है, एंड लेस कार्डियोवास्कुलर रिजर्व होता है। न्यूनेट्स आर हाईली वल्नरेबल टू रैपिड डिटोरिएशन, मेकिंग रेस्पिरेटरी फेलियर एज अ मेजर कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि आपके पास लंग्स कमजोर हैं, छोटे भी हैं, साइज भी कम है, एयरवे रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। सो इन सारे वजूहात की वजह से आपके पास क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एंड दैट रेस्पिरेटरी फेलियर विल लीड टू कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो न्यूनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब हम न्यूनेट्स की तरफ आते हैं। सो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस हमारे पास क्या हो? ठीक है। सो न्यूनेट्स टिपिकली प्रेजेंट विद टेकेप्निया, नेजल फ्लैरिंग्स एंड रिट्रैक्शन, इंटरकॉस्टल हो गए या सबकॉस्टल सबस्टर्नल रिट्रैक्शन या रेट्रोस्टर्नल रिट्रैक्शन। अब इसमें एक और चीज, आपने चेस्ट वॉल एनाटॉमी भी देख लिया, क्योंकि द इन्फेंट चेस्ट वॉल इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कार्टिलेजेस, मेकिंग इट मोर कंप्लीमेंट फ्लोपियर देन द लंग्स। आपके पास जितनी भी न्यूनेट्स होते हैं उसकी जो चेस्ट एनाटॉमी होती है ना, चेस्ट वॉल की एनाटॉमी, वो इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि उसमें ज्यादातर कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है। सो उस कार्टिलेजेस की वजह से वो फिर फ्लॉपी बन जाए। ठीक है। तो ये भी आपने देखना है। Mechanism of retraction क्या है कि as lung compliance worsen, units generate higher negative pleural pressure, causing the flexible chest wall to collapse inward and creates retraction. Retraction क्या है कि आपके पास जब लंग के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करें, अंदर की तरफ चले जाएं, तो आपके पास असल में जो न्यूनेट है ना, वो नेगेटिव प्लूरल प्रेशर को जेनरेट करता है। ठीक है। और इसकी वजह से आपका जो फ्लेक्सिबल चेस्ट है ना, वो जल्दी से कोलैप्स हो जाता है। सो ये जब जल्दी से कोलैप्स होगा ना, सो इनवर्ड मूवमेंट करे। ठीक है। एंड इट विल कॉज रिट्रैक्शन। अच्छा, रिस्क ऑफ लंग कोलैप्स क्या है कि द न्यूनेटेड चेस्ट वॉल लैक द नेसेसरी इलास्टिक रिक्वायर्ड टू काउंटरैक्ट द इनवर्ड पुल ऑफ द लंग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, मेकिंग द लंग प्रोन टू प्रीमेच्योर कोलैप्स। क्या मतलब हुआ कि इसमें आपके पास उस काउंटरैक्ट नहीं होता कि अगर लेट से रिट्रैक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये कोई इकदाम ले सके, नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाता। सो इसी वजह से आपके पास लंग कोलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके जो लंग्स हैं, उनके जो चेस्ट वॉल है, वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते। ठीक है। इसके अलावा कंपनसेटरी ग्रंटिंग to preserve functional residual capacity, infant narrow their glottis and maintain muscle activity during exhalation. Compensatory grunting का क्या मतलब है कि एफआरसी को मेंटेन रखने के लिए न्यूनेट्स क्या करते हैं, इन्फेंट्स क्या करते हैं, वो अपने ग्लॉटस को कम कर देते हैं, उनकी साइज को कम कर देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि मेंटेन मसल एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, कि आपके पास एक्सहेलेशन एक्टिवली हो जाए। ठीक है। Clinical significance of the grunting क्या है कि the compensatory mechanism produces a vocalization like called grunting, which can usually be heard without a stethoscope and a key sign of impending respiratory failure. अगर आपके पास grunting sound आ जाए, so इससे आपने क्या assume करना है कि अभी आपके पास कुछ टाइम के बाद respiratory failure हो सकती है। ठीक है। क्योंकि पेशेंट कंपनसेट कर रहा है। अच्छा, असेसमेंट टूल हमारे पास क्या है कि सिल्वरमैन एड्रेशन स्कोरिंग सिस्टम इज अ यूजफुल टूल टू असेस द डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड इवैल्यूएट पेशेंट रिस्पांस टू सीपैप ऑन वेंटिलेटरी चेंजेस। ये सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिस्टम्स होंगे, कौन कौन से स्कोरिंग्स होंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। अच्छा, अब एपनिया इन प्रीमेच्योर न्यूनेट क्या होता है? So premature infants may become apneic due to underdeveloping respiratory centers, poor gas exchanges and airway obstruction. आपके पास जो एपनिया होता है प्रीमेच्योर में, so उसके causes mostly क्या है कि underdeveloped respiratory center होता है, क्योंकि वो प्रीमेच्योर है, तो उनका जो respiratory center होता है ना, वो क्या होता है, वो प्रीमेच्योर। ठीक है। उसकी वजह से आपका पुअर एक्सचेंज और गैस होता है, और इसकी वजह से अगर आपके पास कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाए, सो इट विल लीड टू द एपनी। अच्छा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन क्या है कि सम एपनिक न्यूनेट्स में नॉट रिस्पॉन्स टू जेंटल स्टिमुलेशन। अगर कोई एपनिक पेशेंट है और न्यूनेट है, तो वो जेंटल स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आपने उसमें फिर प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव वो करनी है, एग्रेसिव टेक्निक्स यूज करनी है। ठीक है।
अच्छा, escalation of support. Infants who do not respond to stimulation and caffeine therapy often require immediate assistance progressing from a manual resuscitator to CPAP, NIV or invasive ventilation. अगर लेट से आपके पास पेशेंट जो है ना वो एक्टिव नहीं हो रहा, वो जो है ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना है, सीपैप पे स्विच होना है, एनआईवी पे या इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे स्विच होना है। ठीक है, अब आ जाते हैं पीडियाट्रिक की तरफ। सो पीडियाट्रिक पेशेंट एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैन प्रेजेंट विद सम ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एज ड्यूनेट। उन पीडियाट्रिक्स में और ड्यूनेट्स में सम ऑफ द साइंस जो है ना वो क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। However, large pediatric patients have ossified a stiffer chest wall and can sustain longer period of work of breathing। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर लेट से आपके पास एक न्यूनेट है और दूसरी तरफ आपके पास है पीडियाट्रिक, सो जो पीडियाट्रिक की चेस्ट वॉल होते हैं ना, ठीक है, ये आपके पास स्टिफर होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उसमें होती है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं होती। सो अगर इसमें आपके पास वर्क ऑफ ब्रीथिंग आ जाए ना, तो ये मोर प्रोन टू है रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें बहुत जल्द रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। लेकिन अगर लेट से पीडियाट्रिक में हो जाए तो ये कुछ टाइम के लिए इसको सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उसकी जो स्टेप चेस्ट वॉल है ना वो कुछ ना कुछ सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर न्यूनेट होगा तो उसमें वो सस्टेन नहीं करेगा। Nonetheless, clinicians should be well versed in the recognizing age-specific, normal and abnormal respiratory and hemodynamic parameters before implementing mechanically respiratory efforts। अब आगे चलते हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, डिटर्मिनिंग इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। अब हम मतलब बेसिक डिफिनेशन खत्म हुए हैं ना, सो अब हम करेंगे कि आपके पास एक न्यूनेट है या पीडियाट्रिक है, तो उसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन कैसे हो रही है या वेंटिलेशन। ठीक है, जिस तरह से हम एबीजीज करते हैं ना एडल्ट, सो इसमें भी आपने देखेंगे। सो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, आर्टीरियल ब्लड गेसेस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटर्मिनिंग ऑक्सीजनेशन एंड एसिड बेस बैलेंस इन पेशेंट विद रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये तो काम आसान हुआ है कि एडल्ट और न्यूनेट्स में आपके पास एबीजीज ही आप करेंगे। ठीक है, रिस्क ऑफ एबीजीज क्या है कि फ्रीक्वेंट एबीजीज कैन डिप्लीट द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पेशेंट। अब इसमें रिस्क ये है कि अगर आप एडल्ट में लेते हैं तो उसमें तो ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप पीडियाट्रिक्स या आपके जो वो है न्यूनेट्स में, तो उसमें तो मसला हो सकता है, क्योंकि उनकी जो वॉल्यूम होती है, ब्लड वॉल्यूम, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। नॉन इन्वेजिव अल्टरनेटिव में आप क्या यूज कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर सकते हैं, इंटाइडल CO2 यूज कर सकते हैं, ट्रांक्यूटेनियस CO2 यूज कर सकते हैं। ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं या मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, होलिस्टिक असेसमेंट क्या है कि एबीजीज वैल्यूज मस्ट बी इंटरप्रेटेड अलोंगसाइड फिजिकल असेसमेंट एंड अदर क्लिनिकल डाटा लाइक वाइटल साइन। आपने क्या करना है कि जब आप एबीजीज ले लेना, तो इसको आपने कंपेयर करना है क्लिनिकल साइंस के साथ। ठीक है, आपने इसको कंपेयर करना है वाइटल साइंस के साथ। ठीक है, जिस तरह से हम कंपेयर करते हैं कि अगर लेट से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, सो हम कार्डिक मोनिटर पे रिलाई नहीं करते, हम एबीजीज ले लेते हैं फिर उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से यहाँ पे भी। अच्छा, फिजिकल असेसमेंट में क्या है कि आपने स्किन म्यूकस को देखना है। ठीक है, उसके कलर को देखना है, टिश्यू ऑक्सीजनेशन को आपने असेस करना है, कैपिलरी रीफिल को देखना है। ठीक है, कैपिलरी रीफिल को देखना है, और इसी के अलावा इवॉल्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी एंड टिश्यू परफ्यूजन, ये फिजिकल असेसमेंट में आ जाए। ठीक है, लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है कि परमिसिव हाइपरकेप्निया अलाउइंग CO2 टू राइज एंड pH टू फॉल हैज बिकम अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर लंग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन। चले अब आगे चलते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन क्या है कि in patient with a certain congenital heart defects like abnormal values may be acceptable to maintain appropriate pulmonary vascular resistance and systemic circulation before surgical करेक्शन। क्या मतलब हुआ कि अगर लेट से स्पेशल कंसिडरेशन कोई है, कोई एक पेशेंट है जिसको कंजेंटल डिजीजेस लाइक VSD ASD हो गई ना, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलस है, तो ये आपके पास फिर इसमें आप कंसिडर करते हैं कि चले खैर एबनॉर्मल वैल्यूज को मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको बॉर्डर लाइन पे रख देता हूँ। ठीक है, वो वैल्यूज हमारे पास क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन पे होते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं। फिर आप उस बॉर्डर लाइन से क्या करते हैं, कंप्लीट की तरफ तब आएंगे जब उसकी सर्जिकल करेक्शन हो।
ठीक है। चलो, अब रोल ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफी क्या है कि चेस्ट रेडियोग्राफ प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द लंग्स। आपने एक्सरे करना है, एक्सरे में आपने वही सारी चीजें देखनी है जो आप एडल्ट में देखते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ एक्सरे हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंट रेडियोग्राफ कैन एक्सपोज पेशेंट्स टू अननेसेसरी हाई वैल्यू ऑफ रेडिएशन। जब आप बार बार एक्सरे करेंगे तो एक तो पेशेंट कमजोर है, दूसरा आप जो है ना बार बार एक्सरे कर रहे हैं तो उसकी वजह से अननेसेसरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन को वो एक्सपोज हो रहे हैं। नीड फॉर एन अर्ली प्लान एन इंडिविजुअलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर मैनेजिंग गैस एक्सचेंज शुड बी आइडेंटिफाइड। अर्ली आपने जो है ना इलेक्टिव, जिसको हम कहते हैं ना इलेक्टिव अप्रोच, जल्दी से आपने डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ रिस्पिरेटरी फेलियर बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब गोल्स हमारे क्या होंगे न्यूबॉर्न में या पीडियाट्रिक वेंटिलेटरी सपोर्ट में। सो हमारे पास गोल क्या होना चाहिए कि टू प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। ये तो हम बारहा पढ़ चुके हैं क्योंकि हमारा कोर्स अभी खत्म हो रहा है। तो हमारा गोल ही यही होता है कि आपने वेंटिलेशन ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना है, लंग वॉल्यूम को सही करना है, कंप्लायंस को हमने सही करना है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग को कम करना है, और लिमिट ऑफ द लंग इंजरी भी हमारा गोल होता है। ठीक है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ऑलरेडी हूँ। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ आर अवॉइडिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन एंटायरली इज द प्राइमरी गोल एज इवन शॉर्ट टर्म सपोर्ट कैन कॉज वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप एक यूनिट के लंग्स को देखते हैं ना तो वो बड़े स्मॉल से होते हैं और उसमें इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, सो हम अवॉइड करते हैं, पहले हम इन्वेजिव और ये सारी चीजें जो है ना वो अवॉइड करते हैं, ताकि आपके पास अगर इस पे इफेक्ट आएगा ना तो जल्दी से इसमें वेंटिलेटर इंड्यूस्ड इंजरी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, so however when necessary positive pressure ventilation can reduce the work of breathing and caloric cost of the respiration। कैलोरिक कॉस्ट का क्या मतलब है कि मेटाबॉलिज्म, जितना उसकी वर्क ऑफ ब्रीथिंग में इंक्रीज आएगा उसकी वजह से उसकी जो कैलोरिक डेफिसिट भी आ सकती है न्यूट्रिशनल। प्रोमोटिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द न्यूनेटल पेशेंट विद लंग डिजीज। पहले आप अवॉइड करेंगे, लेकिन आपके पास अगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, लगाना है। अब नॉन इन्वेजिव रिस्पिरेटरी सपोर्ट में हम क्या चीज करेंगे। सो हिस्ट्री की तरफ हम ज्यादा नहीं जाते, लेकिन इसमें ये है कि सीपैप हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में एंड इट वाज अ मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक क्या मतलब है कि पहले हमारे पास कोई एज सच कोई चीज नहीं थी कि मतलब हम क्या करें, ब्रीथिंग ट्यूब को अवॉइड करें। सो जब हमारे पास सीपैप आ गया तो हम इन्वेजिव को थोड़ा सा अवॉइड कर पाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, हम इन्वेजिव लगा देते हैं, लेकिन इन्वेजिव से पहले तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ना। तो वो ऑप्शन कौन सा है, वो है सीपैप। ठीक है, सो ये हमारे पास एक मिसिंग लिंक था। सो सीपैप इज लेस इन्वेसिव एंड जेंटल फॉर ब्रीथिंग सपोर्ट कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। सिंपल सी बात है। इसमें क्या है कि बेबीज हु आर बोर्न टू अर्ली प्रीमेच्योर आर विद अ वेरी लो बर्थ वेट आर ऑफन कैंडिडेट्स फॉर द सीपैप। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सीपैप की क्लियर इंडिकेशन क्या है या कौन से पेशेंट्स हैं जिसको हम लगा सकते हैं, सो वो पेशेंट जो प्रीमेच्योर हो, ठीक है, या उसकी जो लो बर्थ वेट, तो उसको हम क्या लगाएंगे, गुड कैंडिडेट्स हैं फॉर CPAP. It is also helpful for newborn with a lung problem like retained fluid, weak lungs, respiratory distress syndrome or insufficient surfactant। अगर आपके पास एक पेशेंट है जिसमें surfactant नहीं है, ठीक है, या रिटेन कोई फ्लूइड्स वगैरह है, या आपके पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उसको हुआ है, तो उसमें आप फिर क्या करते हैं, ये वाले सीपैप लगा सकते। ठीक है। अच्छा, अब सीपैप हमारे पास सक्सेसफुल है कि नहीं है। सो इसमें आपने ये देखना है कि सीपैप इज यूज्ड सक्सेसफुली फॉर मेनी अदर कंडीशन लाइक मेकोनियम एस्पायरेशन, नमूनिया एंड ब्रोंकोलाइटिस। अगर मेकोनियम के एस्पायरेशन हो जाए तो उसमें भी आप सीपैप लगा सकते हैं, नमूनिया और ब्रोंकोलाइटिस में भी लगा सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर आफ्टर सर्जरीज ऑफ बर्थ डिफेक्ट लाइक हर्नियाज और हार्ट प्रॉब्लम। अगर कोई कंजेंटल डिजीजेस है तो उसमें भी आप सीपैप लगा सकते हैं आफ्टर द surgery. Compared to regular oxygen therapy, CPAP helps reducing grunting and fast breathing। अगर टेकेप्निक है एक पेशेंट या एक पेशेंट को ग्रंटिंग है, जो हमने अभी पढ़ा है कि ये असल में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर है कि अभी इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकती है।
सो उसमें आप क्या करें, CPAP लगें। ठीक है। अच्छा, अब सीपैप हमारे पास क्या काम करता है? सो अगर आपको याद हो, सीपैप में हमने डिस्कस किया था कि ये फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा सीपैप हमारे पास क्या करेगा कि जो बेबी की फ्लॉपी चेस्ट वॉल है ना, उसको भी स्टेबल करेगा, ताकि उसके लिए आसानी हो ब्रीथिंग करने में। ठीक है। अच्छा, it is also believed to reduce apnea episodes by keeping the baby airway open and stimulating them to breathe। क्या मतलब हुआ कि जब आप इसमें सीपैप लगाते हैं ना, सो उसकी जो एयरवे होती है उसको ये ओपन रखता है। सो जब उसकी एयरवे ओपन होगी, उसमें कोई ब्लॉक नहीं होगा, सो आपके पास इट विल बी इजी टू ब्रीथ फॉर द पेशेंट। अच्छा जी, अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये आपके इंडिकेशन हैं कि किस में जो है ना आप लगा सकते हैं और आपने किस चीज के जरिए लगाना है। सो इसमें वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस की है कि अगर लेट से इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग है, सबस्टर्नल या सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शन है, ग्रंटिंग है, ठीक है, पेल है, एजिटेशन है, इनएडिक्वेट एबीजी वैल्यूज हैं, अगर आपके पास O2 लेवल 50 से कम है और O2 जो है ना वो आप 60 से अबव दे रहे हैं, या आपके पास PCO2 50 से अबव है, पीएच आपके पास 7.25 से कम है, ठीक है, पुअरली एक्सपेंडेड लंग्स हैं, या आपके पास जो है ना प्रेजेंस ऑफ कंडीशन थॉट टू बी रिस्पॉन्सिव टू सीपैप है। ठीक है। इसमें आप कौन कौन सी कंडीशन है, अगर RDS है, या पल्मोनरी एडीमा है, एटेलेक्टेसिस है, प्रीमेच्योर एपनिया है, रीसेंट एक्सट्यूबेशन हुई है, ट्रेकियल मलेशिया है, ट्रांसेंट टेकेप्निया है, वेरी लो बर्थ वेट है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। लेकिन ये टेबल अगर आप फिर देखना चाहते हैं तो आप टेबल भी देख सकते हैं। चलिए जी। अच्छा, अब हम अप्रोच कर कैसे करेंगे, एक पेशेंट को अगर आप अप्रोच करते हैं ना, तो कैसे करेंगे? सो देयर आर टू मॉडर्न अप्रोचेस टू प्रोटेक्ट न्यू बर्न फ्रेजाइल लंग्स। द फर्स्ट अप्रोच इज द अर्ली CPAP। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि फर्स्ट अप्रोच आपका न्यूबॉर्न की तरफ क्या होगा, या न्यूबॉर्न या न्यूनेट, तो वो आपका अर्ली CPAP होगा। इट इज स्टार्टेड राइट अवे इन द डिलीवरी रूम और एन ICU, even if the baby is breathing well or show no signs of the distress। अगर आपके पास कोई पेशेंट है और उसको मतलब फ्रेजाइल इंजरी है, ठीक है, या फ्रेजाइल उसके लंग्स हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर उसको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है तो आप CPAP उसको लगाएंगे। ठीक है। अब हमारा गोल क्या है कि ओपन अप द एयर स्पेसेस इन द लंग अर्ली टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी फेलियर और एपनिया। कि आप क्या करते हैं, आप उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि आपके पास कोई अटेलेक्टेसिस ना हो जाए, कोई कोलैप्स ना हो। ठीक है। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्रीमेच्योर बेबीज हु लैक सर्फेक्टेंट एंड आर एट रिस्क ऑफ द लंग्स टू कोलैप्स अटेलेक्टेसिस। अब अगर लेट्स से एक पेशेंट में हमारे पास सर्फेक्टेंट की कमी है क्योंकि वो प्रीमेच्योर है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अर्ली CPAP लगा सकते हैं। ये हमारा पहला अप्रोच है। अच्छा, ब्रीथिंग विद लो लंग वॉल्यूम कैन कॉज further lung injury and make surfactant production worse. Many premature can be treated successfully with just CPAP without even needing a breathing tube। आपको इन्वेजिव की जरूरत नहीं होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना CPAP लगाना। If a baby is early or on early CPAP does not get worse, they are either supported with a non-invasive ventilation or briefly intubated to receive surfactant and then quickly taken off the ventilation। अब क्या मतलब हुआ कि आपने एक पेशेंट को CPAP लगा दिया है, वो वर्सन हुआ, ठीक है। सो वर्सन आप फिर क्या करेंगे, या तो आप NIV पे स्विच करेंगे, ठीक है, मतलब बाईपैप पे स्विच करेंगे, और अगर नहीं हो रहा तो फिर आप इन्वेजिव की तरफ जाएंगे। और इन्वेजिव क्यों होगा, वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ठीक है। और वो शॉर्ट टाइम के लिए इसलिए होगा कि ताकि आप इसको जो है ना वो क्या करें, सरफेक्टेंट दे दें, सरफेक्टेंट थेरेपी करें। तो फिर उसके बाद आपने जो है ना क्विकली इसको एक्सट्यूबेट। Acha, this is very different from the old way of doing things where babies used to stay on the ventilator for weeks or months until they reached a certain weight। क्योंकि आपके पास उसकी वेट कम होती है, तो पहले जमाने में ये होता था कि आप बस पेशेंट को जो है ना वेंटिलेटर पे रखते थे, और जब उसका वेट जो है ना वो बराबर हो जाता था, सो तब आप उसको जो है ना एक्सट्यूबेट करते थे। ठीक है। लेकिन अभी आपके पास
ये अप्रोच यूज नहीं होता। हॉस्पिटल दैट यूज CPAPs रिपोर्ट फीवर केसेस ऑफ chronic lung diseases because the baby lungs are protected from the damage caused by the mechanical ventilation। क्योंकि हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन भी तो इतनी अच्छी चीज नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, अर्ली CPAP लगा देते हैं ताकि इन्वेजिव की जरूरत ना। अच्छा, अब इलेक्टिव इंट्यूबेशन क्या चीज है? अच्छा, आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज है तो बताएं। जी, नहीं है? चल स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्टिव इंट्यूबेशन। अब इलेक्टिव इंट्यूबेशन क्या है कि सेकंड अप्रोच हमारे पास ये होना चाहिए कि अगर आपके पास पेशेंट जो है ना वो वर्सन हो और वो मतलब वो नहीं कर पा रहा, तो फिर आपने क्या करना है कि सेकंड अप्रोच कॉल्ड इंश्योर इन्वॉल्व ब्रीफली इंट्यूबेटिंग एंड प्रीमेच्योरिंग द बेबी राइट आफ्टर द बर्थ टू गिव सर्फेक्टेंट एंड देन क्विकली रिमूविंग द ब्रीथिंग ट्यूब एंड प्लेसिंग द बेबी ऑन द CPAP विद इन आवर। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्टिव इंट्यूबेशन या इंश्योर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंश्योर फिनोमिना क्या है, तो आपने क्या कहना है कि ये हमारे पास एक सेकंड अप्रोच है कि जब आपके पास पेशेंट जो है ना CPAP पे सरवाइव नहीं कर रहा, सो हम क्या करते हैं, राइट आफ्टर बर्थ जो है ना वो हम क्या कर देते हैं, सरफेक्टेंट के लिए उसको इंट्यूबेट कर देते हैं। ठीक है, जब वो इंट्यूबेट हो जाता है सो उसके बाद हम उसको सरफेक्टेंट देते हैं। ठीक है, और सरफेक्टेंट के बाद हमने उसको जो है ना एक्सट्यूबेट करना है और फिर उसको CPAP पे डालना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट में CPAP लगाएं, क्योंकि ये प्री मेच्योर अगर है ना तो फिर आपने इलेक्टिव इंट्यूबेशन ही करनी है, कोशिश करनी है कि इलेक्टिव इंट्यूबेशन। ठीक है। अच्छा, the method ensure every baby get at least one dose of surfactant, but it does not completely eliminate the risk of lung injury from even that short period of ventilation। मतलब क्या हुआ कि आप सरफेक्टेंट तो लगाते हैं लेकिन इससे ये कम कंफर्म नहीं है कि उसकी जो मसाइल है वो खत्म होंगे। Compared to the old method of leaving babies on ventilator for a long time, the inshore approach leads to a fewer days of ventilator, fewer lung injuries and fewer cases of chronic। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि पहले जमाने में जो अप्रोच यूज होता था सो उससे बेहतर ये है कि आप इंश्योर टेक्निक यूज कर। अच्छा, some baby fails CPAP and end up needing the breathing tube. This happens in about 25 to 40% of the baby on early CPAP and 25 to 38% of baby on the inshore approach. Some hospitals use a mix of both strategies. Very small premature babies, like under 28 weeks, often get inshore, while larger premature babies start with the early CPAP। अब समझ आएगी कि मैंने जो आपको बताया ना कि अगर आपके पास लेट से कुछ टेक्निक आप यूज करते हैं, अगर लेट से बहुत ज्यादा कम है, अंडर 28 वीक्स है, सो उसमें आप क्या करते हैं, इंश्योर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेट से आपके पास बेबी जो है वो लार्जर प्रीमेच्योर है तो फिर आप पहले उसमें क्या करें, CPAP लगाएं। लेकिन अगर CPAP काम नहीं कर रहा तो फिर आपने क्या करना है, इंश्योर टेक्निक यूज करना है। अच्छा, गोल हमारे पास क्या होगा? Both methods aim to reduce the use of invasive breathing machines and have changed how doctors treat premature babies if the risk of a breathing failure. These gentle, less invasive strategies like CPAP are big reason why premature babies are surviving with fewer health problems than even before. Because studies show that lower rates of chronic lung diseases and American Academy of Pediatrics recommended starting with a CPAP right after birth and only giving surfactant इफ द बेबी नीड्स इट लेटर। क्या मतलब हुआ कि दोनों का एम क्या है कि वर्क ऑफ ब्रीथिंग को कम करें, पेशेंट को सरवाइव करना है। ठीक है, CPAP हमारे पास इसलिए सही है कि इसकी वजह से आपका जो इन्वेजिव है वो कम हो जाता है। ठीक है, और बेबी जितनी भी है वो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी स्टडीज हुए हैं उसमें ये रिजल्ट शो हुआ है कि आपके पास CPAP जो है ना ये बेस्ट मोड है प्री मेच्योर। अच्छा, अब ये इस अप्रोच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो दिस अप्रोच डज नॉट लीड टू वर्स आउटकम एंड may actually shorten the time of baby need for breathing support or breathing machine। Any baby who has just had their breathing tube removed is at risk of breathing problem। जब आपके पास आप इंट्यूबेट करके एक्सट्यूबेट करते हैं ना पेशेंट, तो फिर दोबारा आपने CPAP पे लगाना है ताकि आपके पास रेस्पिरेटरी फेलियर ना हो।
Babies with certain heart defects, like holes in the heart that cause too much blood flow to the lungs, also benefit from the CPAP. Already हमने discuss कर लिया. अच्छा, in these heart conditions, CPAP creates gentle pressure that help reduce extra blood flow to the lung and improve lung volumes and making breathing easier. अच्छा, मेजर इंडिकेशंस क्या है? अभी हमने जनरल सारी चीजें डिस्कस की ना, अब मेजर इंडिकेशन हमारे पास सीपैप के क्या हो सकते हैं यूनिट्स में? सो यूज ऑफ सीपैप इज नॉट अप्रोप्रिएट एज is potentially dangerous in infant who show signs of nasal obstruction or severe upper airway malformation such as choanal atresia, cleft palate and tracheoesophageal fistula. अगर एक पेशेंट को ये सारी कंडीशन नहीं है तो आप उसको सीपैप लगा सकते हैं, और अगर इन पेशेंट को ये सारे साइंस या डिजीजेस हैं तो आप उसको सीपैप नहीं लगा सकते। ये वही सेम बात है जो हम एडल्ट में करते हैं ना, कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो आप उसमें तो नहीं लगा सकते। So CPAP has been used in patients with a bronchiolitis, but it is used in these patients have been controversial and may be contraindicated in some cases. More recent evidence suggests, however, that CPAP can result favorable outcome in infant affected with a bronchiolitis by reducing CO2 levels and eliminating the need of mechanical ventilation. अच्छा, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा CPAP यहाँ पे एज ए CO2 लेवल को कैसे रिड्यूस करना है, ये मैं आपको अभी आगे क्लियर करवा दूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि babies who have blood pH lower than 7.25 or a PaCO2 higher than 60 are experiencing severe breathing failure and usually need for a breathing tube instead of CPAP. समझ आ गई कि अगर यहाँ तक बात पहुंच गई है तो फिर आपने CPAP नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है? आपने फिर ब्रीथिंग ट्यूब लगाना। If a baby oxygen level PaO2 drops below 50 torr, even while receiving a high oxygen more than 0.6 FiO2, they are in a refractory hypoxemia and likely require intubation and mechanical ventilation. समझ आ रही है ना? ये बिल्कुल आसान है, ये ऑलरेडी चीजें हमने डिस्कस की है। अच्छा, infant with a frequent apnea that does not improve with the stimulation or intravenous caffeine therapy are also candidates for intubation rather than CPAP. ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि हमको किस कंडीशन में आप CPAP को नहीं लगा सकते हैं और किस कंडीशन में लगा सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंट एपनिया नहीं है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट एपनिया है तो आप नहीं लगा सकते। Babies receiving high level of sedation may need mechanical ventilation because they cannot maintain their own airway and breathing effectively. अब इस पे तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि अगर एक पेशेंट एयरवे अपनी मेंटेन नहीं कर सकते तो आप उसको नहीं लगा सकते। These specific values like 7.25 PaCO2 more than and PO2 less than 50 serve as a clinical benchmark to help decide when CPAP is no longer enough and more invasive support is needed. क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यूज अगर आ जाए ना तो इसका क्या मतलब है कि CPAP अभी काम नहीं करेगा, आपने इन्वेजिव की तरफ जाना है। अच्छा, some discussion discourage the use of CPAP in infant after any surgical procedure involving GI tract, क्योंकि वहां पे फिर प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर की वजह से ये जो है ना फिर डिस्करेज करते हैं। Most commonly CPAP is applied while nasal prongs. However, some clinicians prefer to use CPAP in intubated neonates while weaning from the mechanical ventilation to observe whether the infant is experiencing apnea or not. क्या मतलब हुआ कि सीपैप ये लोग लगाते हैं नेजल प्रोंग के थ्रू, ठीक है। सो इंट्यूबेटेड न्यूनेट्स में ये क्या करते हैं, उसको वीनिंग ऑफ के लिए फिर सीपैप पे स्विच कर देते हैं ताकि आप ये देखें कि आपके पास एपनिया हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो अगर एपनिया हो रहा है तो फिर तो आप सीपैप नहीं लगा सकते अगर आप पेशेंट को एक्सट्यूबेट करें। तो इस हमारा मकसद क्या होता है कि इस पेशेंट को अभी हम एक्सट्यूबेट ही ना करें, इसको हम रहने दें। Prolonged support using this approach should be discouraged whether possible because it has been associated with an increased need for re-intubation after the breathing tube has been। वही बात हुई जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि आप अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी अगर आप सीपैप पे स्विच करेंगे तो क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक इसको जो है ना वो करते हैं, दूसरे क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एनसीपैप में। आपका अगर कोई सवाल वगैरह हो तो फिर आप